हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसकी जो सीरीज हम बना रहे हैं, जिसमें अब तक हम 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका 3rd चैप्टर। जो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9th और 10th के लिए। इस चैप्टर का नाम आपको पता होगा, नाम है इसका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल, जिसमें आप अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि किस क्वाड्रिलैटरल को कैसे बनाया जाता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और किस तरह के क्वेश्चन इन क्वाड्रिलैटरल्स पे बेस्ड हमारे आ सकते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है क्लास 8th का वो शुरू हो जाता है। तो आपके एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और क्लास 9th 10th में काफी काम आता है ये चैप्टर। तो हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और तुरंत पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। लेकर प्रभु का नाम आप ले लीजिए, अपना पेन पेपर हमने भी ले लिया है। बोलिए मैथ्स बाबा की जय। और हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए। हम पढ़ने वाले हैं प्लेन सरफेस एंड प्लेन कर्व के बारे में। अब आपको प्लेन सरफेस क्या है वो बताने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है हमने। जो पेपर हम यूज करते हैं जिसपे आप लिखते हैं, इट इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब जिसमें कोई भी ऊपर खाबड़ चीजें ना हो, गड्ढे ना हो, पहाड़ ना हो, एकदम स्ट्रेट हो, सीधी हो, उसको आप क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। एग्जाम्पल मेरा ये बोर्ड, आपका नोटबुक, फ्लोर जिसपे हम चलते हैं, जिसपे कोई भी गड्ढे ना हो या फिर ऊबड़ खाबड़ ना हो। जो हमारे रोड्स हैं उनको हम नहीं बोल सकते बिकॉज उसमें गड्ढे हो सकते हैं, परंतु यहाँ पे जो शीट्स है हमारे पास जिसमें मैं लिख रहा हूं, ये मेरा स्क्रीन, आपका शीट, वो सब क्या है? प्लेन सरफेस के एग्जांपल हैं। अब जो आपको यहां पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज, वो पढ़नी है प्लेन कर्व। नाउ व्हाट इज दिस प्लेन कर्व? तो भैया प्लेन सरफेस तो मिल गया, प्लेन सरफेस का क्या करोगे? अचार तो नहीं डालोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो आप प्लेन सरफेस पे बनाते हैं प्लेन कर्व। नाउ व्हाट इज दिस प्लेन कर्व? तो पहले वो समझ लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रही है आपकी डेफिनेशन? व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो एक प्लेन सरफेस पे अगर आपने 3-4 ऐसे पॉइंट ले लिए, ठीक है, और आप इनको ज्वाइन करते हैं, किस तरीके से ज्वाइन करना है? विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर। अर्थात अगर मैं इनको ज्वाइन करने के लिए अपनी पेंसिल को उठा नहीं रहा हूं, मतलब पेपर और पेंसिल के बीच में कनेक्शन टूट नहीं रहा है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो उसको आप बोलते हैं अ प्लेन सरफेस। साथ में ब्रैकेट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो क्या बोल रहा है? एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्रॉइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। मतलब आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो हम सबने गेम खेला, याद है, जिसमें हमें ऐसा एक इंसान टास्क देता है कि एक ऐसा बॉक्स है, उसके अंदर क्रॉस है और ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है। अगर मैं दोबारा बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ आपको बनाना होता है, याद है? तो हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, सर वो पेज फोल्ड करके ऐसा, या फिर डबल लाइन बना के, या फिर ऐसा भी होता है एक जिसमें ऐसे और यूं कुछ डिजाइन बनती है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। इन दोनों केसेस में आपने यदि आपकी पेंसिल उठाई नहीं, मतलब पूरा ड्राइंग बनाने के लिए यदि आपने आपकी पेंसिल नहीं उठाई, या फिर आपने कोई लाइन को 2 बार नहीं बनाया, जैसे मैंने यहां पे इसको 2 बार बना दिया, तो इनको हम प्लेन कर्व नहीं कह सकते, क्योंकि इनको बनाने के लिए आपने या तो किसी लाइन को 2 बार ड्रॉ किया, या फिर आपने पेंसिल को उठाकर आपकी ड्राइंग को डिसकंटिन्यू करके वापस बनाया। ऐसे केसेस में उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, तो एक तरीका कई लोग ये आजमाते हैं कि इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब जैसे आपका डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, पर आपको ये पोर्शन बनाने के लिए पेन को उठा के यहां ले जाना पड़ेगा और तब आप डायग्राम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह का से पेन को उठा के लेके जाना, या फिर पेन को एक ही जगह पे दोबारा चलाना जहां पे वो पहले से चली हुई है, जहां पे उसको पहले से ड्रॉ कर दिया है, ये यदि आप करते हैं तो वो प्लेन सरफेस नहीं कहलाता है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब कुछ लोग ये तो आजकल काफी लोग बना लेते हैं जिसमें मंदिर बनाना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ कि कुछ ऐसे बनाया आपने, पर पहले लोग काफी इसमें भी घूमते थे, मतलब
हो जाता था कि नहीं बन पा रहा है, मुझसे कुछ नहीं बन पाता था कितनी बार। कई बार हमने ये किया है कि वो पेज को फोल्ड करके फिर उससे डायग्राम बना के उसके बाद खत्म किया है। पर जो ये वाला डायग्राम है जो अभी मैंने बनाया था वो तो पक्का वैसे ही बनता है, पेज को फोल्ड करके, अगर आपको याद होगा तो कुछ इस प्रकार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां तक बन जाता है, ये भी बन जाता है, एक रह जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर, या तो इसको दोबारा चलाते हैं या फिर हम स्टार्टिंग में ही पेज को आधा फोल्ड करके 2 लाइन बनाते हैं एक ही बार में। तो तब ऐसी किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करके जब आप बनाते हैं तो वो प्लेन सरफेस नहीं कहलाते हैं। क्या आपको प्लेन सरफेस समझ में आए? यदि आपने पेन को उठाया नहीं या फिर पेंसिल को उठाया नहीं या किसी बनी हुई चीज पे दोबारा बनाया नहीं, तब हम कहते हैं कि वह पर्टिकुलर जो शेप है वो है एक प्लेन कर्व। ठीक है, अब आगे हम यदि बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, तो हमें ये मैच द फॉलोइंग जो हमारी टेक्स्ट बुक में है, तो उसमें मैच करने से पहले हमें ये चीजें पता होनी चाहिए क्या होती है। ठीक है, जब आपको ये पता होंगे तभी आप मैच कर पाओगे। तो हम एक एक करके पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें से कौन सा आंसर किसका होगा। तो सबसे पहला जो टर्म आपको पढ़ना है वो है सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, कर्व का मतलब क्या हो गया, वह चीज लाइक डायग्राम जिसमें मोड़ना हो और सब कुछ आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब होता है जहां पे कोई भी हिस्सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। ठीक है, तो वो होता है सिंपल, क्या नहीं है, ओवरलैप नहीं है। और क्लोज्ड का मतलब होता है जब आप उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ना देख पाए। उदाहरण के तौर पे यदि आप ये सर्कल को देख रहे हैं, ठीक है, क्या इसमें कोई भी लाइन या फिर कोई भी लाइन सेगमेंट या फिर कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर जा रही है? नहीं सर। क्या इसमें आप बता सकते हैं कि ये सर्कल स्टार्ट कहां से हुआ था और एंड कहां से हुआ था? नहीं सर। तो इस टाइप के फिगर जिसमें कोई भी चीज किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही है, मतलब सेम पॉइंट से 2 बार नहीं जा रही है और उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप नहीं बता पा रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या आपको यह समझ में आया? अब बी पार्ट देख लीजिए, अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, अर्थात कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो आपको नहीं पता, परंतु किंतु आपको यह दिख रहा है कि वहां पे किसी एक जगह पे 2 लाइंस एक दूसरे से टकरा रही हैं। उदाहरण के तौर पे डिजाइन क्रमांक 4, मतलब जो फिगर क्रमांक 4 है वो क्लोज्ड है क्योंकि आपको उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। सर यहां है स्टार्टिंग पॉइंट और यही है एंडिंग पॉइंट। एक मिनट, ये आपके हिसाब से, कोई इंसान उसको यहां से भी बना सकता है, कोई इंसान यहां से भी बना सकता है, यहां से भी बना सकता है, बीच में से भी बना सकता है, सब जगह से सेम ही बनेगा। ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलते हैं कि वो क्लोज्ड कर्व है क्योंकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। ठीक है, एंड नॉट सिंपल बिकॉज उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आ गए, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो सिंपल नहीं है। अब थर्ड देख लीजिए, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। अब यहां पे क्या होगा, कर्व तो सिंपल है, मतलब कोई ट्विस्ट टर्न नहीं है, मतलब कोई किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा है, परंतु किंतु वो क्लोज नहीं है, मतलब आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे इमेज क्रमांक 1, क्या बोला मैंने, इमेज क्रमांक 1, यहां ध्यान दें, यह है सिंपल क्योंकि कोई भी चीज किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही है। जी हां सर, परंतु किंतु आप बता सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। सर स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा, या फिर ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट और ये होगा एंडिंग पॉइंट। इन एनी केस आप जज कर सकते हैं कि इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। सॉरी, इसीलिए इस टाइप के डायग्राम को, इस टाइप के फिगर को आप क्या बोलते हैं, सिंपल कर्व विच इज नॉट क्लोज्ड। अब लास्ट वाला जो डी है जिसमें लिखा है कि विच इज नॉट अ सिंपल कर्व, तो वो कौन सा होता है, वो होता है ये वाला। ठीक है, नॉट अ सिंपल कर्व क्योंकि उसमें स्टार्टिंग और एक मतलब सॉरी ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे आ रहा है एक ट्विस्ट एंड टर्न। ठीक है, एंड साथ ही साथ इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप जज कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, नॉट अ सिंपल कर्व एंड इट इज नॉट क्लोज्ड ऑल्सो। तो हम इसलिए पूरा नहीं लिख रहे, खाली इतना लिख रहे हैं
कि ये सिंपल कर्व नहीं है और ये क्लोज्ड भी नहीं, क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप जज कर सकते हैं। आप क्या बोलेंगे, या तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है या तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर वाइस वर्सा, या तो ये एंडिंग पॉइंट है या फिर वो एंडिंग पॉइंट है, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब आप अगर सोच रहे हैं कि सर इसको मैं इस तरीके से बना दूं तो प्रभु आपने पेन उठा लिया ना, और कागज से पेन नहीं उठाना, क्योंकि कागज से पेन उठ जाएगा तो मतलब वो प्लेन कर्व ही नहीं रहेगा। तो कर्व रहने के लिए आप पेन नहीं उठा सकते। तो जब मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं तो मैं पेन नहीं उठा रहा हूं, मेरा पेन कागज से लगा हुआ है, कागज पे ड्रॉ कर रहा है। एंड खाली इतना है कि इसमें एक तो यहां पे एक ज्वाइंट आ गया, मतलब चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई। एंड सेकेंडली इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैं क्लियरली जज कर सकता हूं। तो आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यस सर। अब बताइए इसमें से सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है? सर ये सर्कल है सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्योंकि इसमें ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न है, ना ही कोई ओवरलैप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई लाइन नहीं चढ़ रही है। ठीक है। अब बी पार्ट अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, ये कौन सा है? फोर्थ वाला है। सर क्यों? क्योंकि इसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो जज नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्लोज कर्व कौन से होते हैं? जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप जज नहीं कर सकते। तो इस केस में आप इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज नहीं कर सकते। बट यस, क्योंकि इसमें ओवरलैप हो रहा है, मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकल रही हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट सिंपल। सी पार्ट में सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, ये कौन सा होगा? ये होगा पहला वाला, क्योंकि इसमें कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, कोई किसी के ऊपर चढ़ के नहीं जा रहा है। और ये क्लोज नहीं है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है। और डी वाला बच गया वो, जो कि ना स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है और साथ में ओवरलैप भी हो रहा है, तो वो क्या होता है? नॉट अ सिंपल कर्व। क्या आपको ये समझ में आया? अब ये समझना क्यों जरूरी था, ये हमें अगले स्लाइड में समझ आएगा। यहां पे आपको पढ़ना है इस चैप्टर में पॉलीगॉन्स, और पॉलीगॉन्स की परिभाषा ही शुरू होती है सिंपल क्लोज्ड कर्व से। तो यदि आपको सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं पता है तो आप पॉलीगॉन्स की परिभाषा नहीं समझ पाएंगे, आप पॉलीगॉन्स को जज नहीं कर पाएंगे। अब यहां ध्यान दें, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? वो जिसमें कोई भी ओवरलैप ना हो, कोई भी पट्टी का कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ रही हो, और साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज कर पाना नामुमकिन हो लगभग, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज अ पॉलीगॉन? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ओनली लाइन सेगमेंट्स के बने हुए सिंपल क्लोज्ड कर्व को आप क्या बोलते हैं? उनको आप पॉलीगॉन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे ये हमारे पास 3 डायग्राम है जो कि कर्व है एंड पॉलीगॉन भी है। तो बेसिकली पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? सर ये होते हैं स्पेशल कैटेगरी के कर्व्स। जी हां, बिल्कुल ठीक। तो सिंपल क्लोज कर्व स्पेशल कैटेगरी के, जिसमें खाली लाइन सेगमेंट्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। इसीलिए सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि सर्कल सिंपल क्लोज कर्व तो है, बंद हो रहा है और आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं समझ में आता, परंतु किंतु वो केवल लाइन सेगमेंट का बना हुआ नहीं है, इसलिए आप उसको पॉलीगॉन नहीं बोलते हैं। अब ये तीनों पॉलीगॉन क्यों नहीं है? क्योंकि पहली चीज, सर इनमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज हो सकता है, बिल्कुल ठीक। सर सेकंड वाले में आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज तो नहीं कर सकते, परंतु किंतु लाइनें ओवरलैप कर रही हैं, और जैसे ही लाइंस ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, तो उसको पॉलीगॉन नहीं कहा जा सकता। थर्ड वाले में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज किया जा सकता है, भले लाइंस ओवरलैप नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रही हैं तो भी। क्या आपको ये समझ में आया? पॉलीगॉन्स का क्या होते हैं वो समझ में आया? एक बार मेरे साथ दोहराइए। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। ऑप्शन में 4 होंगे, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल ओपन कर्व, ओपन सिंपल कर्व, टाइप्स कुछ और, ठीक है, एंड डी वाला नन ऑफ दिस में भी। या फिर ये भी आ सकता है, अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ डैश इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। तो लाइन सेगमेंट, लाइन, कर्व एक्सेट्रा, ऐसे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन काफी जरूरी है आपके लिए, समझ आ गई होगी आपको, एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम बात करें पॉलीगॉन्स के अंदर, मतलब पॉलीगॉन्स के क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं। तो पॉलीगॉन्स के क्लासिफिकेशन होते हैं नंबर ऑफ साइड्स या वर्टाइसिस के हिसाब से, ठीक है। सबसे छोटा जो होता है एकदम फैमिली का सबसे छोटा मेंबर, मतलब जैसे अगर तारक मेहता देखते हैं आप तो गोगी जो होता है बिल्कुल छोटा वाला, ठीक उसी तरीके से सबसे छोटा मेंबर है कितनी साइड्स का, 3 साइड्स वाला, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। वो होता है सबसे छोटा मेंबर पॉलीगॉन फैमिली का। उसका उदाहरण चित्र यहां पे आपको दिख रहा होगा। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, यह पहली बार नहीं है कि आपका इनको या आपको इनका दर्शन हो रहा है। चलिए अगला है 4 साइड्स वाला या 4 वर्टाइसिस वाला, जिसको हम क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं, और इनको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। नमस्कार कीजिए इन्हें। और आपका पूरा चैप्टर, मतलब आने वाले समय में जो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा। समझ में आया जी सर। 5 साइड्स वाला, पंच साइड्स वाला क्या होता है, देखो 5 साइड्स वाला पंच होता है, हमारे हिंदी में शब्द होता है, संस्कृत में पंच, उसी से बना है पेंटागन, ठीक है। तो पहले ये संस्कृत में था पंचागन, लेकिन अंग्रेजों से बोला नहीं गया इसलिए उसको पेंटागन बोल दिया गया, ठीक है। इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से होती है। इसमें कितनी साइड्स होती हैं, 5, और ये पॉलीगॉन होता है, मतलब सिंपल क्लोज कर्व होगा, लाइन सेगमेंट का बना हुआ होगा। 6 साइड्स वाला जो होता है उसका नाम रखा गया है हेक्सागन, ठीक है। तो ये पूरी गन फैमिली यहां से स्टार्ट हो जाती है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 6 साइड्स वाली को क्या बोलते हैं आप, हेक्सागन बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। 7 साइड्स वाले को, ठीक है, 7 साइड्स वाले को देखो, आप थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि 6 वाला हेक्सागन, तो 6 हेक्स थोड़ा सा राइमिंग है, ठीक है, तो 6 हेक्स राइमिंग है। पंच मतलब हो जाएगा पंच पेंट राइमिंग है, ऐसे कुछ आप याद कर लीजिए। देखिए अब 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, हिंदी में वैसे बोलते हैं सप्त, ठीक है, तो सप्तागन होगा, तो यहां पे उन्होंने उसको थोड़ा सा राइमिंग चेंज करके हेप्टागन कर दिया, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स तो लगानी पड़ेंगी। तो पेंटागन को पंच, 6 को लगा दीजिए हेक्सागन, हेक्स 6 थोड़ा राइमिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 7 मतलब कैसे होता है, हमारे संस्कृत में हम लोग सप्त बोलते हैं ना, सप्तमी, तो सप्त से इन्होंने हेप्ट बना लिया। तो इन्होंने बेसिकली हमारे वर्ड्स ही पुराने चुराए हैं। अब हम आरोप तो लगा नहीं सकते क्योंकि बोलने का तरीका अलग है। खैर छोड़िए, क्या दुख बताएं अपने। आइए सवाल अपना, 8 साइड वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्टागन बोलते हैं, ठीक है। ऑक्टागन, आपको ऑक्टोपस पता है, वो जानवर जो पानी में रहता है, उसके शायद 8 पैर होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो ऑक्टागन से बना ऑक्टोपस और ये ऑक्टागन दोनों एक ही फैमिली के हो गए। 8 चीजें होती है इनमें, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहां पे आपने 8 पंक्तियों को, 8 लाइन सेगमेंट्स को जोड़ दिया है और आपने ऑक्टागन बना दिया है, ठीक है। 9 को ये लोग बोलते हैं नोनागॉन, ठीक है, आपको वो भी याद होना चाहिए। कहने का तरीका अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, पर आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। 10 को बोलते हैं डेकागन। ऐसे ही 11, 12, 13 ऐसे करते जाएंगे अपन। तो ऐसे एनगॉन, सब में सरनेम कौन सा होता है, ये सारे गॉन फैमिली के होते हैं, ठीक है। और हमने 10 तक आपको वैसे याद होने चाहिए, तो 10 का डेका ऐसे याद होना चाहिए, 9 का नोना, 8 का ऑक्टा, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। कुछ ना कुछ ट्रिक्स आपको ही लगानी पड़ेंगी, जैसे 9 एन से स्टार्ट होता है तो नोनागन एन से स्टार्ट होने वाला। 10 को हिंदी में बोलते हैं 10, तो डी से स्टार्ट होता है, इसलिए डेकागन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऐसे कुछ ट्रिक्स आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए ये हो गया क्लासिफिकेशन। सबसे छोटा मेंबर कौन, 3 साइड्स वाला, 3 एजेस वाला, 3 वर्टाइसेस वाला, जिसका नाम है ट्रायंगल। और इसके अलावा 10 तक आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, तो 10वें का नाम है डेकागन। डी से 10 और डी से डेका, ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं डायगोनल्स के बारे में। अब ये डायगोनल्स क्या होती हैं, तो बेसिकली आपने पॉलीगॉन्स पढ़े हैं, तो उसमें जो आउटर जो लाइंस होती है, इनको आप क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। इनको आप क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड्स बनती हैं कैसे बनती हैं, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट को ज्वाइन करने से। उदाहरण के तौर पे
P के बाद वाला पॉइंट कौन सा है आप मुझे बता सकते हैं क्या? जी सर, P के बाद Q आ रहा है या फिर उस तरफ S आ रहा है, तो इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तब तो आपका पॉलीगॉन बनता है। परंतु पॉलीगॉन के अंदर जब आप दूर के रिश्तेदारों को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, मतलब चाचा के, मामा के, भाई के, तो मतलब दूर का रिश्तेदार हो गया, तो अब देखो रिश्तेदारी कैसी है कि भाई साहब P जानता है Q को, Q जानता है R को, और जब P जानने लग जाए R को तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, मतलब जब आप दो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं डायरेक्टली, जैसे यहां पे P और Q डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, Q और R डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, परंतु P और R डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं, और पॉलीगॉन बनाने के लिए इनको जुड़ने की जरूरत भी नहीं थी। एज सिंपल एज दैट, पॉलीगॉन बनाने के लिए इनकी जरूरत भी नहीं पड़ी, इनके जुड़ाव की, इनके कनेक्शन की। पर हमने अभी अगर हमारे किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए, किसी समस्या को सुलझाने के लिए यदि ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है हम सबको पता है, कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस। सर व्हाट इज नॉन कंजिक्यूटिव? नॉन कंजिक्यूटिव का आसान भाषा में मतलब होता है कि जो लगातार नहीं है, मतलब P के बाद कौन सा पॉइंट है? Q है सीक्वेंस में, तो P का कंजिक्यूटिव पॉइंट होगा Q का कंजिक्यूटिव पॉइंट होगा R का कंजिक्यूटिव पॉइंट होगा S का कंजिक्यूटिव पॉइंट होगा P। तो इनको ज्वाइन करना तो हमारा पॉलीगॉन बनाता है। बट लेकिन जब मैं P को R से ज्वाइन कर दूंगा, जिनके ज्वाइन होने का फिलहाल कोई पॉलीगॉन बनने पे कोई संबंध नहीं था, फिर भी अगर आप उनको ज्वाइन करते तो उनको डायगोनल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे यहां पे आपने A को D से ज्वाइन कर दिया। अब A और D तो अड़ोसी पड़ोसी है भी नहीं, वो तो सेम कॉलोनी में आमने सामने के रहवासी हैं, परंतु उनमें यदि संबंध बन जाते हैं, रिश्तेदारी दोस्ती बन जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। जैसे ये B और D का कनेक्शन हो गया, इसके अलावा E और C का कनेक्शन है, A और C का कनेक्शन है, E और B का कनेक्शन है। तो इस तरीके के जब आप कनेक्शंस बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं। अब यहां पे देख लीजिए, K का M से कनेक्शन है और L का N से कनेक्शन भी है, परंतु एक है पॉलीगॉन के अंदर, दूसरा है पॉलीगॉन के बाहर। जैसे K और M है, ये कहां है? पॉलीगॉन के अंदर है, और L और N कहां है? ये पॉलीगॉन के बाहर है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, डायगोनल आपको समझ में आ गई? जी हां, दो आजू बाजू के पॉइंट को छोड़कर जब आप किसी अन्य पॉइंट से दोस्ती बनाते हैं या कनेक्शन ज्वाइन करते हैं, उनको कहा जाता है डायगोनल। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, अब आपको पढ़ना है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। और ये क्यों पढ़ना है? तो इसको पढ़ते समय आपका यहां पे डायगोनल्स का उपयोग होता है। अब उदाहरण के तौर पे हमें एक एक डायग्राम पकड़ते हैं, ठीक है? जरा मुझे इसके डायगोनल्स बताएंगे तो सर एक डायगोनल ये बनेगी और एक डायगोनल ये बनेगी। अब आप यहां पे देखेंगे तो एक डायगोनल ये बनेगी, एक डायगोनल ये बनेगी, बाकी सारे पॉइंट्स तो पहले से जुड़े हुए हैं। और यही फर्क जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यही फर्क होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन में। फर्क सिर्फ इतना है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जब डायगोनल्स बनती है तो अपनी सीमा से बाहर नहीं जाता, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के डायगोनल्स उसके डायग्राम के अंदर ही रहते हैं। क्या रहते हैं? अंदर ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहां पे देख लीजिए, जितने भी डायग्राम बनाएंगे वे सब आपके जो शेप है, जो कर्व है, उसके शरीर के अंदर ही रहेंगे। परंतु किंतु कॉनकेव पॉलीगॉन में यह होता है कि डायगोनल शरीर के बाहर, मतलब उसके शेप के बाहर लाए करते हैं। यदि एक भी ऐसी डायगोनल होती है जो कि शेप के बाहर लाए कर रही है, मतलब शरीर से बाहर निकल चुकी है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे यहां पे अगर आप डायगोनल बनाएंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये डायगोनल बाहर हो गई, यहां पे इन दोनों के बीच की डायगोनल बाहर हो गई, यहां पे इन दोनों के बीच की डायगोनल बाहर हो गई। तो इस टाइप के पॉलीगॉन
जिनकी डायगोनल उनके शेप से बाहर निकल जाती है उसको आप बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगॉन। और ऐसे शेप जिनकी डायगोनल अंदर ही रहती है शेप के, उदाहरण के तौर पे ये देख लीजिए, यहां पे जब आप बनाएंगे तब भी आप देख सकते हैं कि सारी डायगोनल्स उस फिगर के अंदर ही रहेंगी। इधर पे जब आप देखते हैं तो मान लीजिए हमने इसको ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन किया, इधर पे ज्वाइन किया, इधर पे ज्वाइन किया, इधर पे ज्वाइन किया, ऐसे ही जब आप हर एक की डायगोनल बनाएंगे तब भी वो शरीर के अंदर ही रहेगी, शरीर के बाहर नहीं निकलेगी। अब आप जानबूझ के ऐसे बाहर निकाल लेंगे तो उसकी बात नहीं हो रही है प्लीज, ठीक है। तो इस तरह के इलॉजिकल आर्गुमेंट की बात नहीं हो रही कि जब हमने जानबूझ के इसको बाहर खींच दिया। क्यों खींच दिया? क्या वहां पे कोई पॉइंट है? नहीं है सर। तो फिर कैसे ज्वाइन करेंगे आप? यस सर। तो जब आप जेन्युइनली डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लाइक अच्छे से डायग्राम्स बना रहे हैं और वो बाहर नहीं निकल रही है, तो बाहर नहीं निकल रही है तो कॉन्वेक्स, ठीक है, और बाहर निकल रही है तो कॉनकेव। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का फर्क। किसके बेसिस पे होता है ये फर्क? ये फर्क होता है डायगोनल्स के बेसिस पे। और डायगोनल्स क्या होती हैं? डायगोनल होती हैं सर किसी भी पर्टिकुलर कर्व में जब आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जिनको पहले ज्वाइन नहीं किया था और जिनके ज्वाइनिंग से हमारा पॉलीगॉन शेप नहीं बिगड़ रहा है, उनको आप बोलते हैं डायगोनल। जैसे ये दोनों, इनको हमने पहले ज्वाइन किया था और इनके ज्वाइन होने से हमारे पॉलीगॉन का शेप या फिर उसके फीचर्स चेंज नहीं हो रहे। अगर आप इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या आपका पॉलीगॉन की साइड चेंज हो रही है? नहीं सर, उतनी है। क्या साइज, क्या शेप कुछ चेंज हो रहा है? नहीं सर, सब कुछ फिक्स है, बस खाली ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इस तरीके से आप डायगोनल्स का एंड उपयोग करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में। अब आपको क्या पढ़ना है? अगला आपको जो चीज पढ़नी है वो पढ़नी है आपको रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? देखिए, रेगुलर का मतलब जो होता है, जैसे हम स्कूल में सुनते हैं कई बार कि कोई स्टूडेंट जो रोज क्लास में आता है, ठीक है, जो कभी एब्सेंट नहीं होता, उसको टीचर क्या बोलती है कि यू आर अ वेरी रेगुलर स्टूडेंट। और ऐसा बच्चा जो कि कभी भी छुट्टी मार देता है, हर हफ्ते में 1-2 छुट्टी मार लेता है, तो उसको टीचर्स क्या बोलती है? सपोज एग्जांपल है बच्चे का राहुल, कि राहुल यू आर वेरी इररेगुलर इन क्लास। व्हाट डज दैट मीन? उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि आप क्लास में रेगुलरली नहीं आते हैं, मतलब आप क्लास में रोज नहीं आते हैं। और जो रेगुलर आ रहा है वो क्लास में रोज आ रहा है, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति रोज क्लास में दिखता है, वो व्यक्ति कंसिस्टेंट है, अर्थात वो व्यक्ति हर दिन आता है, तो वो एक जैसी चीज हर दिन हो रही है। तो रेगुलर का मतलब होता है एक जैसी चीज, मतलब उदाहरण के तौर पे जब सारी साइड्स बराबर है तब आप क्या बोलते हैं उस फिगर को? उस फिगर को आप बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जब आपके किसी पॉलीगॉन की सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो तो उसको कहा जाता है रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे यहां पे देख लीजिए, ये दोनों ने बनाए हैं, ये जो निशान है, लाइन बनी है, ये हम यूज करते हैं ये दर्शाने के लिए कि ये साइडें आपस में एक दूसरे के बराबर है। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। अच्छा, रेगुलर पॉलीगॉन का एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं स्टार्टिंग वर्ड लिख रहा हूं उसका आगे का पूरा छोड़ रहा हूं कि उसको क्या बोलते हैं, ये आप मुझे बताएंगे कहां? इसी वीडियो के कमेंट्स में। तो ये क्या कहा जाता है ये आपको मुझे बताना है। चलिए, अब यहां देख लीजिए, इनको हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोल रहे हैं जबकि इनमें साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इसमें सारी साइड्स बराबर नहीं है। मतलब बेसिकली ये डायग्राम में कैसा हो रहा है कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ठीक है, ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है, सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए आप इसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। इसमें यदि ऊपर की साइड 3 तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं रेगुलर, क्योंकि इसमें सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है और सारे एंगल्स भी बराबर है। तो एंगल और साइड एक दूसरे के बराबर हो जाए तब कहा जाता है रेगुलर, और सारे एंगल और सारी साइड्स, ठीक है। तो आपको बताना है ऐसा कुछ दिखने वाला कोई होता है क्या, ऐसा कोई पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होते हैं? यदि हां तो उसका नाम मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसमें भी अब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, परंतु
ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये वाली साइड का डायमेंशन और ये वाली साइड का डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रेगुलर और नॉन रेगुलर या इररेगुलर कौन से पॉलीगॉन होते हैं। जस्ट टू रिवाइज, सारी साइड सारे एंगल बराबर तो रेगुलर, यदि सारे साइड और सारे एंगल बराबर नहीं है तो इररेगुलर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है इसी सिलसिले में वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी पॉलीगॉन की आपको इतनी जानकारी है, मतलब कि उसमें सब कुछ फिक्स है कि साइड्स कितनी होंगी, शेप कैसा होगा और कर्व क्लोज्ड है, ओपन है, तब आपको इतनी जानकारी है तो फिर आपको उसके बारे में थोड़ी और चीजें इंटरनल पता होनी चाहिए और वो उनमें से एक होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि किसी भी शेप के अंदर के एंगल्स जो होते हैं, जितने भी होंगे 3, 4, 5, 6 जितने भी होंगे, उन एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। आपने पिछली कक्षा में अर्थात 6वीं या 7वीं में इस समोसे को देखा होगा जिसको गणित की भाषा में कहा जाता है ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिकोण, तीनों कहा जाता है, ठीक है। अब आप मुझे यह बताइए कि इसके ये जो 3 एंगल है, एंगल क्रमांक 1, एंगल क्रमांक 2 एवं एंगल क्रमांक 3, तो जब आप इन तीनों एंगल्स को जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार, तो आपका टोटल कितना आता है? क्या ये आपको ज्ञात है? क्या इस ज्ञान का आपको ज्ञान है? जी हां सर, इन तीनों एंगल्स को जोड़ते ही आपका सम हो जाता है 180 डिग्री। क्या आपको यह समझ में आया? और इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जो ये बतलाती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलता है। और इसी ज्ञान के बेसिस पे हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। किसकी पढ़ेंगे? क्वाड्रिलैटरल की पहले पढ़ेंगे और फिर हम बाद में देखते हैं क्या हमें कुछ और सीखने को मिलता है। अब आपकी स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वाड्रिलैटरल बना हुआ है जिसका नाम है ABCD, ठीक है। इसके साथ में आपको कुछ एडिशनल चीजें भी दी हुई है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी दिया है, पर पहले हम इस पे फोकस करते हैं। तो ABCD क्वाड्रिलैटरल है और इसके एंगल्स का सम निकालना है, अर्थात मुझे पता लगाना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को जोड़ने पर कितना होगा, इस बारे में मुझे पता करना है। कैसे पता लगाऊंगा? सर, मैंने अपनी मदद के लिए डायगोनल नामक अस्त्र का इस्तेमाल किया है। यह अस्त्र कहां है? तो यह अस्त्र A और C के बीच में बना दिया गया है। इस अस्त्र को बनाने के कारण मुझे क्या फायदा हुआ? तो मुझे फायदा यह हुआ है कि ये जो मेरा पूरा क्वाड्रिलैटरल था वो 2 हिस्सों में बट गया है, ठीक है। और ये दोनों हिस्से यदि मैं अलग अलग कर दूं तो कुछ इस प्रकार दिखेंगे और इन हिस्सों को सामान्य गणित में क्या कहा जाता है? ट्रायंगल कहा जाता है। ये उसी को अगर मैं थोड़ा सा और गैप पे बनाऊं तो इनको सामान्य गणित में क्या कहा जाता है? ट्रायंगल कहा जाता है। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 3, ये हो गया 2, इधर पे है 5, इधर पे है 4 और इधर पे है 6, ठीक है। अब जरा आप फोकस कीजिए पहले ट्रायंगल पे। किस पे? ADC पे। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? जी हां सर, तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब आप आ जाइए उस तरफ, तो वहां पे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 को जोड़ने पर भी 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या हैं? ट्रायंगल्स हैं। अब जरा यहां ध्यान दें, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। तो 1 और 4 को मैंने जोड़ के लिख दिया, 1 और 4 इन अ ब्रैकेट, ताकि वो भागे ना, ठीक है। 2 और 5 को भी मैंने जोड़ के एक ब्रैकेट में लिख दिया ताकि वो भागे ना, और 3 और 6 को मैंने खुला छोड़ दिया और 180 और 180 को जोड़ के लिख रहा हूं मैं 360।
क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब किसी वजह से मैंने 1 और 4 को साथ में रखा है और उसी वजह से मैंने 2 और 5 को भी साथ में रखा है। अब आप जरा इस चित्र को देखिए, तो यहां पे जब आप 1 और 4 को जोड़ते हैं साथ में तो आपको जोड़ के मिल जाता है पूरा का पूरा एंगल ए। तो मैं 1 और 4 की जगह पे लिख रहा हूं एंगल ए। क्या ये समझ में आया? जी सर। अब 2 और 5 को यदि हम जोड़ते हैं तो वो पूरा बनाते हैं एंगल सी। तो क्या मैं यहां पे एंगल सी लिख सकता हूं? जी हां सर। और एंगल 3 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एंगल डी को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे मैंने लिख दिया एंगल 3, जिसको हम लिखते हैं एंगल डी। और 6 जो एंगल है, छठवां एंगल जिसको दिया है वो है एंगल बी। तो यहां मैंने लिख दिया एंगल बी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी सी डी को जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 360 डिग्री। और इसी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ए बी और सी और डी को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। तो यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अहेड। तो यहां से मुझे क्या मिला कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो आज आपने क्या सीखा कि ट्राइंगल का होता है 180 और क्वाड्रिलैटरल का होता है 360। ठीक है। इस पे बेस्ड एक ट्रिक भी होती है जो आप क्लास 8 में ही पढ़ते हैं, हम फिर किसी दिन पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप सम ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं बिना इतनी पूरी मेहनत किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहला सवाल हमारी एक्सरसाइज का जो हमें देखने को मिलता है वो क्या कह रहा है सवाल आपसे कि आपको यहां पे कुछ फिगर्स दिए जाएंगे और आपको क्लासिफाई करना है इन बेसिस पे, मतलब कौन सा फिगर क्या है और क्या नहीं है। तो आपको उसके पहले अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होता है। सॉरी, हाँ, तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, और पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है। ये सब अपन को याद होना चाहिए। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल कर्व क्या होगा सर? वो कर्व जिसमें कोई भी डायग्राम बनाते समय आपकी पेंसिल ना उठ रही हो। बिल्कुल ठीक। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा? जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हो। बिल्कुल ठीक, मतलब बिल्कुल ना दिख रहा हो, एकदम बंद हो। क्लोज मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको ना दिखे। चलिए, पॉलीगॉन क्या होगा? ये भी हमें पता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसके डायगोनल्स अंदर होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन जिसके डायगोनल बाहर होते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या ये सिंपल कर्व है? क्या इसको आप बिना पेंसिल उठाए आराम से बना सकते हैं? जी हां सर। क्या इसमें कहीं पे कोई कशमकश, कहीं पे कोई लाइंस ओवरलैप हो रही हैं? नहीं सर। तो क्या ये सिंपल कर्व है? यस सर। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्या ये बंद है? मतलब अर्थात इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हम नहीं पता लगा सकते। जी हां सर। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पॉलीगॉन है? व्हाट इज अ पॉलीगॉन? सर अ पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इसने पहली जो हमारी पैरामीटर थी, जो हमारी परीक्षा थी, वो तो पास कर ली। दूसरी परीक्षा क्या होती है सर? लाइन सेगमेंट का बना होना चाहिए। क्या ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है? क्या यहाँ पे कोई ऐसी तिरछी मुड़ी हुई लाइंस दिख रही हैं आपको? नहीं सर, सीधी सीधी लाइन सेगमेंट दिख रही है, मतलब ये पॉलीगॉन भी है। अब कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है वो कैसे डिसाइड होता है सर? डायगोनल के हिसाब से। तो यदि आपको ऐसी एक भी डायगोनल मिल जाती है जो आपके कर्व से, आपके बनाए हुए शेप से बाहर जा रही है, आपके बनाए हुए फिगर से बाहर निकल रही है, जैसा कि यहां पे हम देख सकते हैं, तो इस तरह के फिगर को आप क्या बोलते हैं? इस तरह के पॉलीगॉन को आप क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स में क्या होता है सर? कॉन्वेक्स में डायगोनल अंदर होती है। तो ये हमारा जो पहला चित्र था वो सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगॉन भी है, लेकिन पॉलीगॉन में कौन सा है? कॉनकेव पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स नहीं है। चलिए, तो यहां पे हम कर रहे हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव कर रहे हैं अगले सेकंड डायग्राम की तरफ। सेकंड डायग्राम है हमारा
क्या ये सिंपल कर्व है? क्या इसको आप बिना पेंसिल को उठाए बना सकते हैं आसानी से? यस सर। क्या इसमें कोई लाइंस ओवरलैप या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए या क्रॉस करते हुए निकल रही है? नहीं सर। तो ये सिंपल कर्व तो है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको नहीं दिख रहा या आप जज नहीं कर सकते? यस सर। क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये लाइन सेगमेंट्स का बना है? यस सर। क्या इसकी डायगोनल्स अंदर से पास हो रही हैं? यस सर। तो ये कॉन्वेक्स है, मतलब सिंपल सी बात है, फिर कॉनकेव नहीं हो सकता है। तो सेकेंड डायग्राम सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स है, परंतु किंतु कॉनकेव नहीं है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, थर्ड वन, क्या ये सिंपल कर्व है? क्या इसको बनाने के लिए आपने अपनी पेंसिल को कागज से जुदा किया? मैंने तो किया, क्योंकि सेकेंड वाला जो आउटर वाली जो रिंग है उसे बनाने के लिए पेंसिल को पहली रिंग से उठाने के लिए वहां तक लेके जाना पड़ा। या आप उल्टा भी कर रहे हैं तो बाहर से अंदर आने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ेगी। तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं, क्लोज तो है ठीक है, क्योंकि क्या ये सॉरी, क्या इसमें आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज कर सकते हैं? जी सर। परंतु किंतु ये तो कर्व ही नहीं है, तो फिर आगे की बात तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हम इनमें से कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने अपनी पेंसिल को उठा के बनाया, तो ये प्लेन कर्व की परिभाषा के ही अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो बाकी सब परिभाषाएं हम कैसे करेंगे जो कि प्लेन कर्व के बारे में होती हैं। तो जब ये पहली परीक्षा में फेल हो गया तो फिर बाकी सारी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ना ये सिंपल कर्व है, ना ये क्लोज्ड कर्व है, ना ये पॉलीगॉन है, ना ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, ना कॉनकेव पॉलीगॉन है, क्योंकि ये कर्व होने की परिभाषा, सॉरी प्लेन कर्व होने की परिभाषा ही पूरी नहीं कर पा रहा है। आपके लिए आपसे हम क्षमा चाहते हैं, हम बढ़ेंगे अग्रसर। चौथा वाला, क्या ये सिंपल कर्व है? क्या इसमें कोई भी आपका जो कर्व ड्रॉ करते समय क्या आपने किसी लाइंस को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया? जी हां सर। यदि इसको हम ड्रॉ करने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, एग्जैक्ट ट्रिक तो मुझे याद नहीं है, पर लेट मी थिंक समथिंग लाइक दिस। तो इसको बनाने के लिए मैंने पेंसिल को तो अपनी शीट से ऊपर नहीं किया, तो मतलब ये सिंपल कर्व तो, मतलब ये प्लेन कर्व तो है। अब बात करते हैं सिंपल की। सिंपल में क्या होता है सर? सिंपल में कोई भी लाइन किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं करती है, ना किसी को चढ़ के जाती है, ना कुछ होता है, तो ये सिंपल कर्व तो नहीं है। अब जब सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसे होगा? अब जब सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा तो पॉलीगॉन कैसे होगा? और जब पॉलीगॉन ही नहीं होगा तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो पिछले वाले डायग्राम और इस डायग्राम में फर्क सिर्फ इतना है कि पिछला डायग्राम प्लेन कर्व नहीं था, पर ये एटलीस्ट प्लेन कर्व तो है, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैंने पेंसिल को जमीन से नहीं उठाया। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा सवाल समाप्त। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला वाला। इसको कैसे बनाएंगे सर? कुछ इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या इसको बनाने के लिए आपने पेंसिल को कागज से उठाया? नहीं सर। तो क्या ये प्लेन कर्व है? यस सर। क्या यहां पे कोई भी ड्रॉ करते समय आपने किसी भी आपके चित्र को बनाते समय कोई भी चीज को ओवरलैप किया या फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया? नहीं सर। क्या पेंसिल को कहीं पे रिपीट किया? नहीं सर। तो ये क्या है? सिंपल कर्व तो है। क्या इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप जज कर सकते हैं? नहीं सर। तो ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। क्या हम इसे पॉलीगॉन बोल सकते हैं? यह सवाल है। सर ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ नहीं है, ये तो कर्व्ड लाइंस का बना हुआ है, लाइन सेगमेंट का बना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको पॉलीगॉन नहीं कहा जा सकता। और जब ये पॉलीगॉन ही नहीं है तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो ये क्या है? सिंपल कर्व है, क्लोज्ड भी है, परंतु पॉलीगॉन नहीं है। चलिए अगला हम हिस्सा देख लेते हैं इसी प्रश्न का। क्या यह सिंपल कर्व है? जी सर। कोई भी लाइन किसी को भी ऊपर से ओवरलैप नहीं कर रही है, रिपीट नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा है, तो सिंपल कर्व तो है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? जी हां सर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज करना नामुमकिन है। आप नहीं बोल सकते कि इसको आपने ऐसे बनाया या फिर ऐसे बनाया या फिर ऐसे जाके ऐसे बनाया।
तो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। ये थोड़े गंदे दिख रहे हैं पर अच्छा शेप वहां बन जाएगा, पर इस तरीके से बनाया जा सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज करना मुश्किल है, इसलिए आप इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। क्या ये पॉलीगॉन है? सर इसमें दो जगह तो लाइन सेगमेंट दिख रही है, परंतु दो जगह पे कर्व्ड लाइंस दिख रही है, मतलब मुड़ी हुई लाइंस दिख रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉलीगॉन नहीं है। और जब ये पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव होने का सवाल नहीं है। चलिए, तो यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला देख लेते हैं हम, क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? हाँ सर, ये सिंपल कर्व है। पहली बात तो क्योंकि इसको बनाने के लिए किसी भी लाइन को किसी के ऊपर चढ़ाया नहीं गया, देयर इज नो ओवरलैप, देयर इज नो डबल लाइंस कॉल्ड, और या फिर कोई लाइन किसी से मिल नहीं रही है, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व है। क्या ये क्लोज है? यहां सर इसका एंडिंग और क्लोजिंग और एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बेसिकली, तो ये क्लोज्ड कर्व भी है। क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन है? ये आप मुझे बता सकते हैं कि ये पॉलीगॉन है या नहीं है? नहीं सर, ये पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि इसमें कर्व्ड लाइंस आ रही हैं, तो ये पॉलीगॉन नहीं है इस तरह के स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि यहां पे कर्व्ड लाइंस आ रही है। चलिए, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? अरे जब पॉलीगॉन ही नहीं है सर, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव का सवाल ही नहीं होता, तो मतलब ये पॉलीगॉन नहीं है, इसलिए ये दोनों भी हमारे ऑप्शन हो जाते हैं रिजेक्ट। चलिए, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न इसको देख लेते हैं। क्या ये सिंपल कर्व है? क्या इसको बनाने के लिए आपको पेंसिल उठानी पड़ी? तो यहां से स्टार्ट किया, गोला बनाया, ऊपर गए और यहां पे दूसरा गोला बना दिया। हमने पेंसिल नहीं उठाई, तो ये प्लेन कर्व तो है। क्या कोई लाइंस ओवरलैप हुई? नहीं सर, तो सिंपल भी है। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ जी सर, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जज कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। चलिए, क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं सर, क्योंकि इसको बनाते वक्त आपने स्ट्रेट लाइंस का उपयोग, लाइन सेगमेंट्स का उपयोग नहीं किया है, केवल आपने कर्व्ड लाइंस का भी उपयोग किया है, इसलिए पॉलीगॉन नहीं है, और इसीलिए इसको कॉन्वेक्स या कॉन्केव बोलना भी गलत होगा। चलिए, तो यहां पे ये भी हो जाता है हमारा सवाल सॉल्व। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अब हम आ गए हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से हर एक शेप के कितने डायगोनल होते हैं। अब जरा आप मुझे बताइए, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के कितने डायगोनल होते हैं? सर, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल कुछ इस प्रकार दिखता है। इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका यह भी है। कितने डायगोनल होंगे? सर, किसी भी हाल में किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के दो से ज्यादा डायगोनल नहीं हो सकते। कितने? दो। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के? दो। अब किसी रेगुलर हेक्सागन के, रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर हैं, तो मान के चलिए कुछ इस प्रकार से यदि वो दिखता है, तो इसके कितने डायगोनल होंगे? स्टार्ट करते हैं हम किसी एक पॉइंट से, तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलिए, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक डायगोनल, ठीक है। यहां से ए टू एफ कनेक्शन तो पहले से है, तो उसकी जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा ए से डी, ए से सी और ए से बी पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये तीन। फिर अब बी से जोड़ेंगे तो बी से एफ एक, बी से ई दो, बी से डी तीन, तो अब तक कितनी हो गई? तीन और तीन छह, ठीक है। अब सी से ए, सी से एफ और सी से ई, तो ये हो गई दो और, क्योंकि एक पहले से बनी हुई थी। अब डी से देखेंगे तो डी से बी, डी से ए और डी से एफ, तो ये एक और बननी चाहिए। अब अगर आप ई से देखेंगे तो ई से ए, ई से बी, ई से सी, क्योंकि बाकी दोनों से जुड़ा हुआ है, तो तीन वहां पे, लेकिन वो पहले से बनी हुई है, तो डबल काउंटिंग नहीं कर सकते। यदि आप एफ से देखेंगे तो एफ से बी, एफ से सी और एफ से डी, तो वहां पे भी बनी हुई है, तो कुछ नया नहीं बनाया आपने। तो कुल मिला के कितनी बनाई? 9 डायगोनल्स बनाई आपने। आप घर पे इसको स्वयं प्रैक्टिस अवश्य करें कि आपकी कितनी डायगोनल्स बन रही हैं। हाँ, एक मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, कृपया रैंडमली ना बनाएं, स्टार्ट करें किसी एक पॉइंट से और आगे बढ़ते जाएं, ताकि आपसे एक भी डायगोनल मिस ना हो, ठीक है। यदि आप ऐसे रैंडमली किसी को जोड़ते जाएंगे तो फिर आपसे कई बार कोई एक डायगोनल मिस हो सकती है। चलिए, यहां पे करते हैं हम, स्क्रीन को क्लियर नहीं करेंगे बिकॉज हमें लास्ट वाला बाकी है। ट्राइंगल देख लेते हैं हम।
ट्राइंगल में कितनी डायगोनल्स होंगी? सर ट्राइंगल में 3 ही पॉइंट होते हैं और तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, और तो ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होती है। तो सबसे छोटे मेंबर में किसके? पॉलीगॉन फैमिली के डायगोनल नहीं होती है। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल में कितनी होती हैं? 2, और हेक्सागन में होती है 9। चलिए ये हो गया हमारा सवाल समाप्त। अब हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 3 है हमारा, What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? ये हमने अभी सॉल्व किया था। क्या होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम? सर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? वुड बी 360 डिग्री। किस वजह से कह सकते हैं आप? एंगल सम प्रॉपर्टी। आप चाहें तो इसमें इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ? तो सर पहले कोई भी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल बनाएंगे, फिर उसकी बनाएंगे हम एक डायगोनल, एंगल्स को नाम दे देंगे 1, 2 और 3, और इधर पे 4, 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3 को जोड़ने पे 180, 4, 5, 6 को जोड़ने पे 180, उन सबको जोड़ देंगे तो बात हो जाएगी बहुत अच्छी। तो कितने हो जाएंगे सर? सबको जोड़ देंगे तो 360, और एंगल्स को जोड़ देंगे तो 1 + 6 हो जाएगा एंगल ए, 2 और 3 + 4 हो जाएगा एंगल सी, और बी और डी होंगे एंगल 2 और एंगल 5 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ एंगल्स कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। अब सवाल का दूसरा हिस्सा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉट कॉन्वेक्स? अब अगर कोई क्वाड्रिलैटरल कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या होगा? कॉनकेव होगा। कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल कैसा दिखता है? सर अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल की कोई एक डायगोनल ट्राइंगल आपके शेप के बाहर है, पर नंबर ऑफ साइड्स तो 4 ही हैं, तो अगर आप यहां पे देखें एग्जांपल के तौर पे, तो ये है ABCD। ठीक है, यहां पे ABCD क्या है? इट इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल, और इसके एंगल्स का सम निकालने के लिए भी हमने डायगोनल बनाई है, जिसको हम AC बोल रहे हैं। एक डायगोनल जो कि बाहर है, जिसकी वजह से ये कॉनकेव है, वो है B एंड D, तो उसकी जरूरत नहीं है यहां पे। तो इसलिए अभी हम फोकस करेंगे A और C वाली पे। क्या मिला आपको? आपको मिले 2 ट्राइंगल्स, तो इनको जोड़ने पे 180, इनको जोड़ने पे 180, तो ये वाले 180 और ये वाले 180, दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा टोटल? 360। जैसा कि आपने ऊपर वाले में किया था, ठीक वैसा ही करना है। एंगल्स को नाम दे दीजिए, एंगल को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बोल दीजिए, एंड फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्राइंगल की। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, यहां पे इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 5, और ये हो जाएगा 6। तो इस केस में यदि आप बोल रहे हैं तो एक हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? ठीक है, और दूसरा एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 भी जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो 1 और 4 को जोड़ने पे, ये मैं नीचे वाले के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए अलग हो जाएगा। तो 1 और 4 को जोड़ने पे हो जाएगा एंगल ए, 2 की जगह पे हो जाएगा एंगल डी, और 5 की जगह पे हो जाएगा एंगल बी। ठीक है, और इधर पे हो जाएगा 3 और 6 को जोड़ के एंगल सी, और इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। और यदि मैं इसकी भी नेमिंग चेंज कर दूं तो 2 है एंगल डी, ये है एंगल बी, ये है एंगल 4, ये है एंगल 6। अब दोनों केसेस में यही वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो सकती है। क्या होगा? चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, यदि क्वाड्रिलैटरल है तो उसके अंदर के एंगल्स का सम 360 ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। चलिए, तो यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है आपको? एग्जामिन द टेबल। तो हमारे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है, हमें इसे जज करना है, इसे देखना है और कुछ सीखना है। अब जरा यहां ध्यान दें, जब एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, क्या होता है? एक ट्राइंगल होता है, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। परंतु जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टी और साइड जो होती है उनके बीच में कनेक्शन होता है। क्या साइड कनेक्शन होता है? कि यदि मैं 3 में से 2 माइनस कर दूं
और 180 से गुणा कर दूं तो मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाता है। 3 में से 2 माइनस किया आपने, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 इंटू 180 करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो क्या किया आपने? ट्राइंगल के लिए मैंने ये ट्रिक लगाई कि नंबर ऑफ साइड्स क्या हुआ, तो नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी हैं 3 हैं -2, क्या बोला मैंने? यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड्स -2, और इसमें जब आप 180 से गुणा कर देते हैं तो आपको मिल जाता है सम ऑफ एंगल्स। ये था ट्राइंगल के लिए। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या सेम चीज क्वाड्रिलैटरल पे अप्लाई होती है, तो जरा यहां देखिए, क्वाड्रिलैटरल में 4 साइड्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा? 4, उसमें से घटा दिए 2 और गुणा कर दिया 180 से, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। 2 इंटू 180 करोगे तो 360 आएगा, और एक क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स का सम कितना? 360 होता है। पेंटागन कितनी साइड्स होती हैं? 5, और इसका सम ऑफ एंगल्स पता है कितना होता है? इसका सम ऑफ एंगल्स होता है 540। सर आपको कैसे पता? देखिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, -2 एंड होल इनटू 180 डिग्री। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको मिलेगा 3 इंटू 180 डिग्री विच इज 540 डिग्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। जब आपके पास 6 साइड्स होती हैं तो 6 - 2 करोगे तो आएगा 4, 4 इंटू 180 करने पे जो आपका वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ हेक्सागन। तो नंबर ऑफ साइड्स में अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल क्वाड्रिलैटरल था आपने निकाल लिया, पेंटागन होगा आप निकाल लेंगे, परंतु अगर किसी पॉलीगॉन की 10 साइड्स है तो क्या आप 10 ट्राइंगल्स बनाएंगे? कैसे करेंगे आप? तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपल सा एक फॉर्मूला इजाद किया है, तो हमने मतलब मैथमेटिशियंस ने, और फॉर्मूला ये है कि जितनी भी साइड्स हैं उसमें से 2 काट लो टैक्स के तौर पे और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 180 से, तो आपको नंबर ऑफ, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि किसी भी पॉलीगॉन में कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने ट्रायंगल बने हैं ये उसकी संख्या है। मतलब एक क्वाड्रिलैटरल में 2 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है, एक पेंटागन में 3 ट्रायंगल बनेंगे, एक हेक्सागन में 4 ट्रायंगल बनेंगे, और जितने ट्रायंगल बनेंगे उतना जब आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका सम मिलेगा। बिकॉज इन सारे केसेस में सम ऑफ एंगल्स निकालने का एक ही तरीका है कि आपके पॉलीगॉन को ट्रायंगल्स में डिवाइड करो, उसके बाद फिर हर एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम जोड़ लो। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ साइड्स -2 करना, इसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, और हर एक ट्रायंगल का सम कितना होता है? 180, तो उतने से गुणा कर दिया। अब उदाहरण के तौर पे आपका सवाल है, देखिए यहां पे, व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 7 साइड्स हैं, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, कैसे पता लगाएंगे? सर सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी साइड्स हैं -2 काट लो टैक्स का, इंटू कर दो 180, मतलब 5 इंटू 180 कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सम ऑफ एंगल्स। कितना होगा सर? 8 5 40, 0 यहां 4 ऊपर, 5 1 5 6 7 8, 900 डिग्री होगा उस पर्टिकुलर पॉलीगॉन के एंगल्स का सम जिसकी 7 साइड्स हैं। अब अगर आपका हो जाती है 8 साइड्स तो ये क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 8 - 2 ये हो जाएगा 6, और 6 इंटू जब आप 180 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 48, 8 यहां 4 ऊपर, तो 1080 डिग्री होगा किसी भी पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स हैं, जिसको हम ऑक्टागन बोलते हैं, उसके सारे एंगल्स जो अंदर के एंगल्स हैं उनका सम। अगर वैल्यू हो जाती है 10 तो 10 - 2 हो जाएगा 8, 8 में अगर 180 गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। 10 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? 10 होता है डी से स्टार्ट, तो वो जो वर्ड होगा वो भी होगा डी से स्टार्ट, मतलब डेकागन, ठीक है। तो डेकागन में कितने होते हैं सर? 10 साइड्स होती है, -2 कर दिया, टैक्स काट लिया हमने, तो बचा कितना? 8, गुणा कर लो 8 से, तो 8 8 64, 4 यहां 6 ऊपर, 8 1 8 और 6 हो गया 14, तो 1440 डिग्रीज होगा किसका?
डेकागन के अंदर के एंगल्स का सम। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। आखिरी जो हिस्सा बचा डी पार्ट, वो है एन। सर एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब है कि जब आपको नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है, ठीक है, और ये एन है जनरल फॉर्मूला। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। कहीं पे लिख लो। क्या लिखोगे? फॉर्मूला टू फाइंड आउट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री, और नीचे लिख लो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ये आपका सामान्य फॉर्मूला हो गया। ये बहुत जरूरी है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है। सिंपल सीधा 1 या 2 मार्क का सवाल कि यदि नंबर ऑफ साइड्स 10 हैं तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, रटने की जरूरत है ही नहीं। ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको फॉर्मूला समझ आया? जी सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। तो चलिए यहां पे करते हैं हम स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 5 है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ। एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसके ये फीचर्स हैं, ठीक है, 3 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं हम? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स हैं और तीनों बराबर हैं, इसको अब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जी हां, इक्विलैटरल ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक आवाज आई मुझे। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल्स भी बराबर, तीनों साइड भी बराबर। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग कितने? चारों साइड बराबर। अब चारों साइड बराबर और चारों एंगल बराबर वाले कौन से हो जाते हैं? सर स्क्वायर बोला जाता है उन्हें। बिल्कुल ठीक। स्क्वायर इज अ स्पेशल पॉलीगॉन, स्पेशल क्वाड्रिलैटरल हैविंग ऑल द 4 साइड्स एंड ऑल द एंगल्स इक्वल। 6 साइड्स वाले को हम क्या बोलते हैं? वैसे तो हम 6 साइड्स वाले को बोलते हैं, 6 साइड्स मतलब इंग्लिश में हो गया 6 से मैचिंग है हेक्स, तो हम 6 साइड्स वाले को बोलते हैं हेक्सागन। पर सर हेक्सागन तो सारे 6 साइड वाले को बोलेंगे ना। बिल्कुल ठीक। और जब आपको रेगुलर चाहिए तो बस इसके आगे लिख दीजिए कि रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि इनका मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसलिए अलग से कोई नाम नहीं है। तो अगर कोई बोलता है 7 साइड्स वाले का, तो उसको आप क्या बोलते हो? रेगुलर सेप्टागन, ठीक है, सॉरी हेप्टागन। अगर कोई 8 साइड वाला हो तो रेगुलर ऑक्टागन। इतना ही कहा जाता है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर एंड हम मूव कर रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब सवाल क्रमांक 6 है हमारा, आपको x की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे? सर जैसा कि आप देख सकते हैं x यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल है और आप ही ने हमें सिखाया है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? हाँ 360। बिल्कुल ठीक। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन चारों को जोड़ने पे कितना मिलना चाहिए? 360 डिग्री। अर्थात मैं बोल रहा हूं कि 50, 130, 120 और x को जोड़ने पे मिलना चाहिए 360 डिग्री। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अब ऐड कीजिए, 3 2 5, 5 और 5 10, और हो जाएगा 1 2 3, एक कैरी फॉरवर्ड, तो हो जाएगा कितना? 300 प्लस x डिग्री वुड बी 360 डिग्री। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? सर 300 को वहां भेज दीजिए, सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो 360 में से 300 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। सॉरी, ये किसके लिए? ये पहले वाले के लिए। सेकंड वाला, अब यहां पे देखिए, ये एंगल है 60, ये एंगल है 70, ये एंगल है x। सर सवाल में चौथा एंगल तो बताया ही नहीं है। बताया है कैसे? अब जब बाहर का एंगल 90 है तो अंदर का एंगल भी कितना होगा? सर 90 ही होगा, क्योंकि ये एक एंगल 90 जो बाहर है वो अंदर भी होगा, क्योंकि बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 का मतलब होता है एकदम सीधी लकीर। तो कितना होगा? 90 होगा। अब यहां जोड़ दीजिए तो सर 90, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x करने पे आना चाहिए कितना? 360 डिग्री। क्या इसमें कोई शंका मन में? नहीं सर। इनको जोड़िए अब, तो सर 9 और 6 और 7 हो गया 13, 13 और 9 हो जाएगा 22, तो 220, 220 हो गया। तीनों का x अकेला रह गया, उसको सिर्फ पता लगाना है कितना है वो।
तो x की वैल्यू होगी 360 में से 220 हटा दीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 140 डिग्री मेरे गणित के हिसाब से। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या किया आपने? आपने चारों एंगल को जोड़ के लिखा 360 के बराबर, क्योंकि ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। और उसके बाद सॉल्व करके x जो कि अननोन क्वांटिटी थी उसका पता हमने लगा लिया है। तो चलिए ये हो गए हमारे दो पार्ट, इसके बाद शायद दो पार्ट और हैं, उनको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। यहां पे करते हैं स्क्रीन को क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। अब इसके जो दूसरे पार्ट है सीओडी, उन पे हम ध्यान देते हैं। हमारे पास क्या पता है हमें? जरा ये सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दिए, सवाल को टफ करना है बिकॉज आप अब छोटे बच्चे नहीं है। तो यहां ध्यान दीजिए, इस वाले पे फोकस कीजिए। अब इसमें ये एंगल है 30, तो आपको एक एंगल पता है, ये एंगल x और ये एंगल x ये भी आपको पता है, परंतु किंतु आपको नीचे के दोनों एंगल्स की वैल्यू पता नहीं है। तो हमारा पहला कार्य ये रहेगा कि हम नीचे के दोनों एंगल्स के बारे में पता लगाएं कि उनकी वैल्यू कितनी है। सबसे पहले मुझे बताओ ये है कौन सा पॉलीगॉन? तो सर 1 2 3 4 और ये पांचवी साइड मतलब ये है पेंटागन। बिल्कुल ठीक। अब पेंटागन के एंगल्स का सम कितना होता है तो पहले वो हमें पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन कितना होगा बताएंगे आप? सर पेंटागन में होती है 5 साइड्स, माइनस किया हमने 2 का टैक्स और गुणा किया 180 से। बिल्कुल ठीक। तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, उसको गुणा किया 180 से तो आपको मिलना चाहिए 540 डिग्री। मतलब पेंटागन के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है? 540 डिग्री। आप अंदर कितने एंगल्स होंगे? 5। तो आपको एक एंगल पता है 30, दूसरे 2 पता है x, तो कितने मिल गए आपको? 3 मिल गए। बाकी 2 कैसे पता लगाओगे? सर नीचे हमें कुछ जानकारी दी हुई है। जी हां बिल्कुल ठीक। अब आप जरा नीचे फोकस करेंगे तो जरा इस वाले पार्ट पे फोकस कीजिए। मुझे ये पता लगाना है, क्या पता लगाना है? ये पता लगाना है कि ये एंगल कितना होगा। कैसे पता लगाएंगे? सर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल्स हैं ये फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, और ये 70 और ये अंदर के एंगल को जोड़ने पे मिलना चाहिए 180 डिग्री। क्या मिलना चाहिए? 180 डिग्री। तो इसको मैं a लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे पहले कि 70 और a को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। तो 70 प्लस, तो यहां पे हमने लगा दिया एक पार्टीशन, ठीक है। तो 70 प्लस a कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू कितनी? तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब a की वैल्यू कितनी? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वैसे तो बोलते हैं लीनियर पेयर, पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी लकीर, मतलब एंगल कितना होगा? सर पूरा एंगल होगा 180। उसको यदि आपको एक लाइन ड्रॉ करके तोड़ देंगे तो दोनों को जोड़ने पे भी 180 ही रहेगा, एंगल चेंज नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो इस तरफ है एंगल बी, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सर एंगल बी जो है वो भी एक सीधी लकीर पे है, किसके साथ? 60 डिग्री के साथ शेयरिंग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है? जो एंगल बी है वो 60 डिग्री के साथ मिलके एक सीधी लकीर पे है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे फिर से कि 60 प्लस बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन भी क्या होगा? वैसे तो हम लीनियर पेयर बोलते हैं, पर अगर आपको कोई और नाम अच्छे से आता हो तो वो लिख सकते हैं। तो यहां पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 180 में से 60 माइनस कर दीजिए तो b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 120 डिग्री। तो अब हुआ क्या? तो अब हमें पांचों के पांचों एंगल के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी तो मिल चुकी है। क्या क्या जानकारी मिली है? कि सर जी एक एंगल है 30, ठीक है, दूसरा है x, तीसरा भी है x, चौथा है 110 जो आपने अभी निकाला, और पांचवा है 120 वो भी आपने अभी निकाला, और इन सारों को जोड़ने पे 540 आना चाहिए, क्योंकि हमने खुद ही फाइंड किया है कि पेंटागन के अंदर के एंगल का सम कितना होता है? 540 होता है। अब यहां ध्यान दीजिए,
120 और 110 जोड़ने पे कितना हो जाएगा सर? 230। 230 और 30 हो जाएगा 260। तो 260 यहां चला गया, प्लस 2x ये हो गया, और ये हो जाएगा 540। अब इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? 2x हो जाएगा 540 में से 260 घटा दीजिए, तो 2x हो जाएगा 540 माइनस 260, जो कि कितना हो जाएगा? तो 2x हो जाएगा सर 180 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो एक बार, 180 की 280 सर, 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 2 गया 2, तो सर 280 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो x की वैल्यू कितनी? 280 के 2 हिस्से कर दीजिए तो 140 डिग्री होगी x की वैल्यू। तो ये एंगल कितने हो जाएंगे? 140 डिग्री हो जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? खाली एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये, जिसको हम बोलते हैं मैथ्स की भाषा में लीनियर पेयर, जो ये कहता है कि किसी सीधी लकीर पे जब आप उसके 2 हिस्से करते हैं तो हिस्से करने के बावजूद दोनों हिस्सों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, क्योंकि सीधी लकीर की एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 180 होती है। आप चाहे तो आपके घर में कंपास रहता है ना, जिससे आप एंगल नापते, कंपास बोलते हैं, डी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप, तो उसका यूज करके, सॉरी डी बोलते हैं कुछ लोग प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, तो उसका यूज करके जब आप एंगल को मेजर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कितना होता है वो, और दोनों को जोड़ने पे 180 आता है या फिर नहीं। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया क्लियर। आप सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सर ये लकीरें बनी हुई है, इनका क्या मतलब है? ये कौन सा पेंटागन है? सर ये रेगुलर पेंटागन है, क्योंकि इसके सारे एंगल और सारी साइड्स बराबर होंगी। पेंटागन के अंदर का एंगल्स का सम कितना होता है? तो सम ऑफ एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ पेंटागन क्या होती है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। अभी निकाला आपने, कुछ क्षण पहले ही यहीं पे लिखा था इसी क्वेश्चन के लिए। कितना होता है सर? 540। कैसे निकालते हैं सर? 5 साइड्स, 2 काट लिए टैक्स की और गुणा कर दी 180 से, तो 3 इंटू 180 करेंगे तो मतलब आपको मिलेगा 540। अब यहां ध्यान दीजिए कितने एंगल है सर? 1 2 3 4 5 एंगल है। क्या पांचों बराबर हैं? जी सर। तो क्या मैं लिख सकता हूं 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री, मतलब सारे एंगल्स को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 540। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी सर? 540 के 5 हिस्से कर दीजिए, हर एक की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल ठीक। डिवाइड कीजिए, 5 1 5 और एक 0 और 5 8 40। 108 डिग्री आई हर एक एंगल की वैल्यू। और क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है इसलिए सारे एंगल्स इसी मात्रा के होंगे, इसी मेजर के होंगे। कितने? 108 डिग्री के। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। चलिए यहां पे होती है स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां सवाल है हमारा कि आपको x, y और z की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे सर? ये पूरा एंगल होगा 180 के बराबर, बिल्कुल ठीक। उसमें से 90 हो गया इसके पास, बिल्कुल ठीक। तो बचा हुआ x कितना होगा सर? वो बाकी बचा हुआ होगा, तो 180 में से 90 हटा दीजिए तो आपको x मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए यहां ध्यान देते हैं हम लोग। तो कैसे निकालेंगे हम x की वैल्यू? तो पहले मैं x निकाल लेता हूं, फिर x y z तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। यहां ध्यान दें। तो अब x और 90 को जोड़ने पे मिलेगा 180। तो x की वैल्यू आएगी 180 में से 90 घटा दीजिए तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्या इसमें कोई शंका? नहीं सर। अब आ जाते हैं z की तरफ। z के लिए क्या होगा? तो सर z और 30 को जोड़ेंगे तब भी हमें 180 ही मिलेगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब z की वैल्यू कितनी? तो सर 180 में से 30 घटा दीजिए और z की वैल्यू हो जाएगी 150 डिग्री। क्या आपको यह समझ में आ गया? जी सर। अच्छा एक बात मैं आपको बता रहा हूं दावे से कि इसका आंसर 360 आएगा। एक बार चेक कर लेते, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूं, और शायद इसका आंसर भी 360 ही आएगा। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते? चेक कर लेते। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, चेक कर लेते, पर मेरे हिसाब से 360 आना चाहिए। जरा एक बार देख लेते। सर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब यहां ध्यान दो, ये क्या है सर? ट्राइंगल है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। कितना होता है?
180 डिग्री होता है। तो जब तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्या मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूं? हां सर। कैसे सर? ए और 30 और 90 को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या आपको ये समझ में आया? अभी मेरा दावा कायम है। कितना बोला मैंने? 360। देखना आएगा। चलो, और मैं ये सॉल्व करके बताऊंगा 360 कैसे आया। तो वो एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी सिखाऊंगा। अब यहां ध्यान देना, क्या बोला मैंने? ए 30 और 90 को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 डिग्री। किसकी वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो ए है उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? सर 120 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 30 और 90 कितना हो जाएगा? 120। तो ए की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। अब यदि ए की वैल्यू 60 है तो y कितना होगा? सर जो आपने सिखाया था कि a और y को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि ये सीधी लकीर है। बिल्कुल ठीक। तो y की वैल्यू होगी 180 में से a मतलब 60 घटा दीजिए, मतलब 120 डिग्री। तो x आया 90, ठीक है, y आया 120 और z आया कितना? सर z आया 150। अब इसको जोड़िए, कितना होगा? सर 5 और 2 7 और 9 हो गया 16 और एक ऊपर तो 360 डिग्री आया। क्या मैंने बोला था 360 आएगा? हां सर, ये 360 आया, परंतु सर आपको कैसे पता कि एग्जैक्टली 360 आएगा? और आप तो इसका भी बोल रहे हैं कि 360 आएगा। अब जरा लॉजिक देखना, ये समझ में आया आपको? यस सर। यहां पे भी हम सेम कर सकते हैं क्या? हां सर, पहले इसको निकालेंगे तो यहां से आएगी y की वैल्यू 100 डिग्री, फिर यहां से आएगी z की वैल्यू 120 डिग्री, यहां पे आएगी x की वैल्यू 60 डिग्री। कैसे पता? अरे भाई सबका सम 180 होता है ना, तो माइनस करते जाओ और फिर इन तीनों को जोड़ के ये एंगल निकालोगे और फिर w निकालोगे तो वो कितना आएगा? वो भी एक गिवन वैल्यू आएगा। पर मुझे ये पता है कि x, y, z और w को जोड़ने पे 360 आएगा। अब जरा ट्रिक समझना। कैसे? सर आप मुझे ये बताएं कि x और 120 को जोड़ने पे कितना आएगा? सर x और 120 को जोड़ने पे पक्का आएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो सीधी लकीर पे है। अब इसी तरीके से y और 80 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? सर 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से z और 60 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? ठीक है। और इसी तरीके से ये चौथा वाला जो मुझे पता भी नहीं है, तो W और A को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? एक 360 डिग्री। क्या ये समझ? 180 डिग्री। क्या ये समझ में आया? यदि इतना समझ में आया तो फिर आसानी से ट्रिक समझ जाओगे। क्या बोला मैंने? कि आप हर एक एंगल को चेक करो, वो सीधी लकीर पे है तो उन सबको जोड़ने पे 180 आएगा अलग अलग। अब जरा यहां ध्यान दें, मैं इनको और जोड़ रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इस तरफ के एंगल, ठीक है, प्लस 120, 80, 60 और a को जोड़ने पर, इन चारों को जोड़ने पर, मतलब इस तरफ के सारे और उस तरफ के सारे जोड़ने पे कितना आएगा? सर 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 720। क्या ये मैंने करेक्ट लिखा है? मैंने क्या किया? मैंने इस तरफ वालों को सबको जोड़ दिया, उस तरफ वालों को सबको जोड़ दिया, तो मेरे को मिला 720। अब यहां ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं कि ये 120, 80, 60 और a को जोड़ने पे 360 आएगा। सर आपको तो a की वैल्यू पता भी नहीं है, फिर भी आप कैसे बोल रहे हो कि वो 360 आएगा? प्रभु यहां ध्यान दें कि ये जो 60, 80, 120 और ये जो a जो मैंने बनाया था वो किसके एंगल्स है? सर क्वाड्रिलैटरल के। और क्वाड्रिलैटरल के सारे एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता ए की वैल्यू कितनी है, मुझे इतना पता है कि क्योंकि वो क्वाड्रिलैटरल है तो उसके अंदर के एंगल्स का सम 360 आएगा। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। क्या दिमाग की बत्ती जली? यस सर। अब यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 360 हो गया बाकी चारों एंगल्स का सम, और इन सबको जोड़ के आना चाहिए 720। मतलब अगर मुझे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना हो
तो मैं 720 में से 360 माइनस कर दूं और माइनस करने पे मेरा आंसर 360 आएगा। मतलब चाहे ट्राइंगल हो या चाहे क्वाड्रिलैटरल हो, इन दोनों सवालों से जो आपका प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। फिर से क्या बोला मैंने कि किसी भी पॉलीगन के बाहरी एंगल्स का सम, ये एंगल्स पता है कौन से कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो इनका सम कितना आता है? 360 आता है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम दोबारा समझेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल के लिए जो हम आगे पढ़ेंगे तब, फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। अंदर वालों का सम घटता बढ़ता है साइड के हिसाब से, बाहर वाले एंगल्स का सम हमेशा 360 ही रहता है। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा आपका दिमाग का उपयोग करवाएगा, तो यदि नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, थोड़ा सा माइंड को ओपन करके, आपको आसानी से समझ आना चाहिए। यहां मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज किए? तो मैंने यूज किया किसी भी पॉलीगॉन के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है, एक वो उपयोग किया। दूसरा मैंने ये उपयोग किया कि जो एक दो एंगल जो कि साथ में है, आजू बाजू में और एक सीधी लकीर पे है, तो उनका सम 180 होता है। इन कॉन्सेप्ट्स का उपयोग करके मैंने इस सवाल को सॉल्व किया है। एक बार मैंने आपको सामान्य तरीके से बताया, एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बता दिया है, और हम इस कॉन्सेप्ट को और पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो आप उसको देखना मत भूलना, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ में आया। क्या समझ में आया हमको? कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल के, ट्रायंगल के या पॉलीगॉन के बाहरी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। चलिए यहां पे मैं कर रहा हूं स्क्रीन को क्लियर, एंड हम मूव कर रहे हैं आगे। और आगे मूव करते समय हमें यह दिख रहा है कि आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, और न्यूज ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स की अब वेबसाइट भी फुली फंक्शनल है, जहां पे आप बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और न सिर्फ एनसीईआरटी, बल्कि हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके लिए कवर करते हैं, अलग अलग क्लासेस की, मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट्स की। क्लास 8 की मैथ्स की एग्जाम्पलर भी आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8 की साइंस की भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको किसी और क्लास की एग्जाम्पलर पढ़नी है या आपने किसी सगे संबंधी को सजेस्ट करनी है, तो वो भी यहां पे अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमने आपके हर एक क्लास के जो एग्जाम्पलर बनाए हैं उसे चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया है, ताकि आप इजीली अपने एग्जाम पोर्शन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से पढ़ पाएं। एंड हर एक चैप्टर के अंदर भी हमने वीडियोस को डिवाइड कर दिया, ताकि आप एक्सरसाइज वाइज या फिर कॉन्सेप्ट वाइज या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर सके। उदाहरण के तौर पे आपको एमसीक्यू करने, सब्जेक्टिव करने, ट्रू फॉल्स करने, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। आप अगर इनमें से किसी एक लिंक को क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको हमारा एग्जैक्ट यूट्यूब जैसे वीडियो यहां पे दिखता है, बल्कि सेम वीडियो होता है, और यहां पे तो एड्स भी कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरीके से आप पूरा कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना आपका समय गवाए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? तो इस वीडियो में हमने आपके 3rd चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट किया है, जहां पे हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब क्वाड्रिलैटरल के अंदर के एंगल्स का भी देखा, और बाहर के एंगल्स को भी थोड़ा सा टचअप किया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे का विधि आपको पता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज नॉलेज इज मेंट टू बी शेयर्ड। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बाकी तो आपके एग्जाम्स चलते रहते हैं, रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।